श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, कभी प्राचीन भारत का अभिन्न अंग था। मजबूत और ठोस रहा ये रिश्ता आधुनिक दौर में बड़े अविश्वास और नफरत में तब्दील हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका सहित एशियाई उपनिवेशों से अपनी वापसी की घोषणा की, तो वैश्विक समुदाय ने सोचा कि ये दोनों देश एक नया संघ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका भारतीय संघ में शामिल क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? ये वीडियो इन्हीं सवालों का विश्लेषण है और आइए उन परिस्थितियों पर करीब से नजर डालें जिनके कारण ये हुआ। मात्र 55 किलोमीटर दूर स्थित श्रीलंका का भारत के साथ अटूट संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। इस विशेष मित्रता के कारण श्रीलंका दक्षिण भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को आत्मसात करने में सफल रहा, जो पौराणिक कथाओं में भी निहित है। भारत के दक्षिणी भाग के सामाजिक रीति रिवाजों, भाषा शैली, खान पान की आदतें और पहनावा श्रीलंका में एक जैसा है, जो श्रीलंका को प्राय द्वीपीय भारत का लघु संस्करण बनाती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक बंधन तब और मजबूत हो गए जब महान सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को भारत से लंका लाया गया था। इसके अलावा इसने एक धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। उस दौरान इनके बीच एक बड़ा व्यापारिक संबंध भी था और इनके बीच भाइयों जैसा प्रेम था। श्रीलंका पर भारत सभ्यता का प्रभाव। ईसा पूर्व 1000 से 500 के प्रारंभिक इतिहास में जो सभ्यता दक्षिण भारत में विद्यमान थी, वही भारतीय संस्कृति श्रीलंका में भी विद्यमान थी। बाद में भारत के चोल वंश और पांड्या वंश ने अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए लंका को भी शामिल कर लिया। इन राजवंशों के अंत तक श्रीलंका भारत का हिस्सा बना रहा। इसलिए श्रीलंका, जो विविध भारतीय बहुलवाद के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता था, बहु राजवंश के दौरान अकेले शासन करता था। पुर्तगाली शासन के अधीन श्रीलंका। लगभग आधी शताब्दी तक पुर्तगाली के शासन ने श्रीलंका में ईसाई धर्म को प्रोत्साहित किया और देश में यूरोपीय प्रभाव लाना शुरू किया। इसके साथ ही लंका में दक्षिण भारतीय संस्कृति का हिस्सा हुआ, जो सदियों से द्वीपीय राष्ट्र में समाई हुई थी। हालांकि पोर्चुगीज ने श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों के साथ एस्टाडो इंडिया नामक एक देश की घोषणा की। अथाह संपत्ति के निवेश के साथ डच और एक यूरोपीय शक्ति ने एशिया के अद्भुत महाद्वीप को अपने नियंत्रण में करने के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 1658 में डच ने एक बड़े युद्ध के माध्यम से इसे अपने अधीन कर लिया और श्रीलंका में पोर्चुगीज शासन को समाप्त कर दिया, और श्रीलंका और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध केवल नाम तक सीमित रह गया। डच शासन। युद्ध में पोर्चुगीज को हराने के बाद डचों ने कोलंबो को अपनी राजधानी बनाया और श्रीलंका में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन लंका के कुछ रियासतों ने, जो उनसे शत्रुता रखते थे, फ्रांसीसियों की मदद से डचों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। एक सुरक्षा के रूप में इन देशों ने श्रीलंका के उत्तरी भाग के त्रिंकोमाली बंदरगाह फ्रांसीसियों को सौंपकर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन डचों की बढ़ती ताकत के आगे फ्रांस कमजोर पड़ गया। परिणाम स्वरूप लगभग एक सदी तक डचों का शासन सिन्हल द्वीप पर चला, लेकिन 1796 में अंग्रेजों ने लंका में डच प्रभुत्व को उखाड़ फेंका। ब्रिटिश शासन के अधीन श्रीलंका। आधुनिक श्रीलंका के परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण 3.5 शताब्दियों तक चली ब्रिटिश शासन है। इस समय ब्रिटेन लंका को भारत के साथ सहयोगी बनाने में अधिक रुचि रखता था। उसका कारण ये था कि विशाल भारत और श्रीलंका, जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, एक ही समय में यूनियन जैक के शासन में थे। लेकिन उनका नियंत्रण ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश सिलोन को अलग अलग देशों के रूप में शासन करना था। अतः 1976 से जब श्रीलंका का शासन प्रारंभ हुआ, तब अंग्रेजों ने वहां प्रत्येक राज्यपाल नियुक्त किया। ये ब्रिटिश भारत के नियंत्रण के बिना वहां सरकार की एक स्वतंत्र प्रणाली चलाने के लिए था। हालांकि श्रीलंका के लिए आवश्यक अधिकांश सामान भारत से आता था, जो ठीक उत्तर में स्थित है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ये दोनों उपनिवेश बहुत घनिष्ठ संबंध में रहते थे। 19वीं शताब्दी में कैंडी को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई क्षेत्रों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। पूरे श्रीलंका में कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ।
इसने अंग्रेजों को लंका में काम करने के लिए भारत के दक्षिणी हिस्सों से हजारों लोगों को लाने के लिए प्रेरित किया। श्रीलंका में, जिसकी जलवायु उपमहाद्वीप भारत के समान है, अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक रबर, चाय, कॉफी और कोको जैसी फसलों के बड़े बागान स्थापित किए। इसके साथ ही इन बागानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में तमिलों को मद्रास से लंका लाया गया, जो भारत का एक प्रांत था। यहाँ के जागीरदार अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश सरकार से इन श्रमिकों को लंका में बसाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। लंका में, जहाँ स्थानीय पुरुष कठिन परिश्रम करने से हिचकिचाते थे, मद्रास और मालाबार से स्वस्थ पुरुष और महिलाएं अंग्रेजों के लाभ के रूप में काम करने के लिए लाए। बाटो और राजकरों की रणनीति, जिसे सभी उपनिवेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया था, को नए आए तमिल और मालाबारी श्रमिकों और अधिकांश सिन्हली के ऊपर लागू किया गया। और इस तरह पहली बार लंका की धरती पर भारतीयों के प्रति घृणा के बीज बोए गए। 19वीं सदी के शुरुआत से ही पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़के स्वतंत्रता संग्रामी इसी डर से कि श्रीलंका में भी ये प्रभुत्व प्रकट हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारतीय मूल के तमिलों और श्रीलंकाई मूल के संगलियों को अलग कर दिया, ताकि उनमें हमेशा शत्रुता बनी रहे। अल्पसंख्यक तमिल उनके अधिकारों और शक्तियों को हड़प रहे हैं कि मिथ्या धारणा के कारण बहुसंख्यक सिंगली ने उनके खिलाफ एक जातीय युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप भारत के प्रवासी तमिलों और देसी सिंगलियों के बीच एकता नहीं रही। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। संक्षेप में, अंग्रेजों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चतुराई से जातीय कार्ड को भारत के लंका में होने वाले बड़े पैमाने में स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए खेला। ब्रिटेन से श्रीलंका की स्वतंत्रता। 1927 में जाफना के प्रगतिशील तमिलों और कुछ समान विचारधारा वाले सिन्हली अल्पसंख्यकों के साथ महात्मा गांधी को 1927 में श्रीलंका लाया गया और इसके साथ ही श्रीलंका में नाम के लिए स्वतंत्रता संग्राम गरमाया। इसके लिए प्रेरणा के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि श्रीलंका के स्वतंत्रता आंदोलनों का जोरदार समर्थन करते हुए आगे आए। चूंकि अधिकांश तमिल और सिन्हली अभी भी एकजुट नहीं थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई व्यापक जन आंदोलन शुरू नहीं हो पाया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हुए आर्थिक पतन के परिणाम स्वरूप जब ग्रेट ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों को छोड़ने का फैसला किया, परिणाम स्वरूप भारत, बर्मा और श्रीलंका एशिया में स्वतंत्र हो गए। लेकिन उपर्युक्त देशों के विपरीत ब्रिटेन ने लंका पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं छोड़ा। जैसे कि लंका एक डोमिनियन बन गया जिसने ब्रिटिश रानी को राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी। उसने स्थानीय रूप से निर्वाचित लंका सरकार पर कुछ निर्णायक प्रभाव डाला। श्रीलंका को भारतीय संघ में शामिल होने से रोकने के लिए खेला गया एक तंत्र था ये। कोलंबो नई दिल्ली के साथ एक संघ के विचार से पीछे हट गया, क्योंकि ब्रिटेन ने लंका के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच भारत के बारे में गलत धारणा फैला दी थी। इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने लंका पर अधिकार न करने का भी निर्णय लिया, जो उनकी राष्ट्रीयता से बाहर थी, और इसलिए श्रीलंका भारत संघ का हिस्सा नहीं बना। श्रीलंका का भारत से अलग होने का कारण राजनीति, उपनिवेशवाद की बुराइयों से छुटकारा पाकर श्रीलंका के स्वतंत्र देश बनने के बाद भारत को दोनों देशों के मौजूद संबंधों में और अधिक गर्मजोशी की उम्मीद थी। हालांकि लंका भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ था, फिर भी नई दिल्ली को उनके साथ एक अच्छे संबंध की प्रतीक्षा थी। लेकिन इस पर कोलंबो की प्रतिक्रिया ठंडी थी और संबंध सुचारू रूप से नहीं चल पाए। भारत श्रीलंका मित्रता के उतार चढ़ाव ने इन पड़ोसियों को एक मौन शत्रुता में धकेल दिया। बौद्ध भिक्षुकों के नेतृत्व वाले चरमपंथी सिन्हली संगठनों और उनके समर्थक राजनीतिक दलों ने दशकों पुराने नरसंहार और तमिलों के खिलाफ हिंसा और श्रीलंका में अन्याय को बढ़ावा दिया। 1950 के दशक से श्रीलंकाई तमिलों को राजनीतिक रूप से और 1970 के दशक से सैन्य रूप से संगठित करने का प्रयास नई दिल्ली ने किया। कोलंबो ने इस उकसावे को बहुत गंभीरता से लिया। इसके कुछ इच्छुक दलों ने सचेत प्रचार किया कि भारत श्रीलंका को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका की राजनीति जब सत्ता में होती है तो भारत समर्थक और विपक्ष में होने पर भारत विरोधी हो जाती है। श्रीलंका की राजनीति के टूटने के साथ बहुसंख्यक सिंगली अपने जातीय शत्रुता तमिलों का समर्थन करने और उनके लिए अपनी मातृभूमि के कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत से नाराज होने लगे। इस प्रकार भारतीय विरोधीवाद श्रीलंका की राजनीति का एक हिस्सा बन गया। इस कारण भारत के मन में तमिलों को छोड़कर श्रीलंकाई लोगों के प्रति प्रेम को नष्ट कर दिया। श्रीलंका में भारत विरोधी भावना को मजबूत करने के लिए विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप। चीन
1957 से श्रीलंका पर चीन का निर्णायक प्रभाव रहा है और 1963 से चीन ने खुले तौर पर श्रीलंका में हस्तक्षेप किया ताकि भारत समुद्री क्षेत्र में उनके लिए कोई बाधा न बने। इसके पीछे एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग के देशों को बीजिंग के प्रभाव में लाने का उद्देश्य था। उन्होंने कोलंबो से ये वादा किया कि लंका को किसी भी चीज के लिए भारत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वो चीन पर भरोसा कर सकते हैं। श्रीलंकाई रबर को चीन के चावल से बदलने के एक विशेष समझौते के साथ ये रिश्ता और मजबूत हो गया। उसके कारण आने वाले सालों में व्यापक आर्थिक और सैन्य सहयोग के कारण श्रीलंका भारत का विरोधी हो गया। साथ ही चीन की रणनीति श्रीलंका के राजनीतिक दलों और उनका विरोध करने वाले क्रांतिकारी राजनीतिक दलों को जीतकर अपने नियंत्रण में करने की थी। नतीजतन एक पूर्ण पैमाने पर भारत विरोधी भावना वहां चुपचाप बढ़ती गई। कोलंबो की कमजोरियों का फायदा उठाने और एशिया के दक्षिण में अपने हितों को लाने की बीजिंग की गुप्त रणनीति को लंका में लागू किया गया। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद से पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं और बाद में इस दोस्ती का इस्तेमाल उन्होंने अपने शाश्वत दुश्मन भारत के खिलाफ किया। कई वर्षों तक इस्लामाबाद ने लंका को पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक एक समुद्री यातायात के लिए एक अड्डे के रूप में माना। इसके साथ ही ये भय फैलाकर कि भारत जो इस क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति है, दक्षिण एशिया के छोटे देशों के लिए खतरा है, उन्होंने श्रीलंका को भारत विरोधी कदम उठाने के लिए उकसाया। इस प्रकार 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कोलंबो में अपने सैन्य विमानों को ईंधन भरने की सुविधा हासिल कर ली और इतना ही नहीं, वहां से उन्होंने अपना सैन्य अभियान भी चलाया। बाद में 80 के दशक के मध्य से जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक व्यापक खुफिया एजेंसी बनाने में मदद की तो दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हो गए। पाकिस्तानी जासूसी केंद्रों के आने के बाद भारत विरोधी गतिविधियां बहुत मजबूती से अंजाम दी जाने लगी। 1987-88 में जब लंका में दूसरी सशस्त्र क्रांति छिड़ गई तो पाकिस्तान ने अपने एक प्रमुख विपक्षी समूह और एक अन्य विद्रोही समूह तमिल इलम को वित्त पोषित करके नई दिल्ली के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप पूरे श्रीलंका में एक मजबूत भारत विरोधी भावना फैल गई। इंडोनेशिया श्रीलंका संबंध 1952 में शुरू हुए। 1960 के बाद जकार्ता, जिसने कोलंबो के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित की, ने भारत के साथ निकोबार द्वीप समूह विवाद के कारण श्रीलंका से सटे हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में अपने नौसैनिक बलों को तैनात किया। इसके बाद इंडोनेशियाई नौसेना के भारी क्रूजर और पनडुब्बियां उस समय पूर्वी लंका के बंदरगाह बाटी कलोआ का नियमित दौरा करती थी। बाद में 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान इंडोनेशिया ने निकोबार द्वीप समूह को जब्त करने की योजना बनाई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए लंका की मदद का अनुरोध किया था। इंडोनेशिया द्वारा सामने रखा गया प्रलोभन उन्हें मुफ्त में नए हथियार देकर उनकी मदद करना था। ऐसे आकर्षण ने श्रीलंका को भारत का विरोधी बना दिया। परिणाम स्वरूप उपर्युक्त बातों ने श्रीलंका को हमेशा अपने बड़े पड़ोसी देश भारत को शत्रु के पक्ष में रखने के लिए प्रेरित किया। काफी हद तक कोलंबो मजबूत सिन्हली राष्ट्रवाद और इसके साथ आने वाली जातीय घृणा से प्रभावित था। भारत जैसे विशाल देश से सिन्हली डरते थे। नई दिल्ली ने इस डर को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब पानी में खींची गई लकीर की तरह निकला। श्रीलंका ने हमेशा के लिए भारत से मुंह मोड़ लिया। सच्चाई ये है कि लंका ने कई संकट स्थितियों में भारत के साथ बैठकर समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस वास्तविकता को पूरा होने से रोकने के लिए बाहरी ताकतों ने समय समय पर हस्तक्षेप किया। इसलिए भारत भी उन्हें अपना हिस्सा बनाने की भावना खो बैठा। संक्षेप में भारत श्रीलंका संबंध बहुत सारे विश्वास और अविश्वास के बवंडर में फंसकर रह गया। तथ्य ये है कि ना तो भारत श्रीलंका को अपने साथ मिलाना चाहता था और न ही श्रीलंका भारत के साथ शामिल होना चाहता था।